हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों पर विचार विमर्श किया था और आज हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों की वो कौन सी नीतियां थीं जो यहाँ के कृषक वर्ग, उद्योग करने वाले लोग, हस्तशिल्प, दस्तकार एवं अनेक वर्गों के लोगों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रही थीं। तो इन सब पे चर्चा करेंगे कि नीतियों ने किस प्रकार से नकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित किया और 1857 की क्रांति पे लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार जो है हम देखेंगे आर्थिक पक्ष को। तो भारत में हम देखें कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने आर्थिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया था। तो अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले हम बंगाल में देखते हैं। बंगाल में हमने देखा था कि यहां पर एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। एक पहले प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में एक इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की संधि, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बक्सर के युद्ध के चैप्टर में। इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में जो है दीवानी प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा इनको बंगाल क्षेत्र की यानी उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी इनको प्राप्त हुई थी, राजस्व का काम। और यही वो वर्ष था 1765 जब अंग्रेजों ने भारत की धरती पर अपना जो है आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप प्रारंभ किया था, क्योंकि इस दीवानी के अधिकार के द्वारा इनको राजस्व वसूलने का काम मिल गया था और राजस्व की दरें निर्धारित करने का कार्य मिल गया था, जिससे इन्होंने यहाँ के व्यापार और कृषि पर विभिन्न प्रकार से कर लगाए और उनकी वसूली की। यही से जो है इनका आर्थिक क्रियाकलाप या कह सकते हैं आर्थिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। इसके बाद हमने देखा कि बक्सर के बाद में उन्होंने मैसूर को जीत लिया। मैसूर के साथ उन्होंने युद्ध लड़े, सहायक संधि की और उसके द्वारा मैसूर के क्षेत्र पर भी इन्होंने कब्जा किया। मद्रास में भी अंग्रेज थे, कर्नाटक के क्षेत्र में इन्होंने, हैदराबाद में भी इन्होंने अपना अड्डा जमाया। हैदराबाद, यहां पर जो मराठे थे, मराठों से भी इन्होंने युद्ध लड़ा और मराठों को भी पराजित करके वहां भी सहायक संधि की, जिसके द्वारा मराठों का अधिकतर क्षेत्र इनके अधीन आया। और इसके बाद हमने देखा कि लॉर्ड डलहौजी आता है और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प की नीति के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को, जैसे अवध को, मुख्य रूप से झांसी को, इन सब क्षेत्रों को, नागपुर, ये बहुत सारे क्षेत्र इनके कब्जे में आ जाते हैं। और पंजाब भी इन्होंने युद्ध के द्वारा वहां भी अपना अधिग्रहण जमाया। इस प्रकार से भारत के अधिकाधिक क्षेत्रफल पर ब्रिटिश सत्ता कायम हो जाती है, कंपनी का शासन स्थापित होता है। और फिर यहां की आर्थिक क्रियाकलापों में इन्होंने हस्तक्षेप प्रारंभ किया। कब? 1765 से ही इन्होंने कई प्रकार से हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था, जो आगे निरंतर बढ़ता ही गया। तो कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं भारत में चल रही थी और उनके प्रति अंग्रेजों की क्या नीतियां थी, उसके क्या परिणाम निकले, इन पे ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जो है भारत में क्या क्या हो रहा था। भारत में जो सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया होती थी वो थी कृषि। कृषि सबसे प्रमुख चीज थी जो भारत के लोग किया करते थे। कृषि प्रधान देश था। और अगर हम प्राचीन काल से ही देखें, पहले से ही, तो भारत एक अधिशेष अर्थव्यवस्था थी, यानी यहां पर जो कृषि का उत्पादन है वो अधिक हुआ करता था, शेष बचता था, खाने से बच जाता था, यानी उसे निर्यात किया जा सकता था। तो अधिशेष व्यवस्था थी यहाँ की और कृषि उन्नत थी। कृषि के क्षेत्र में बंगाल जैसे क्षेत्र जो थे वो बहुत डेवलप थे और उसमें अत्यधिक अन्न का उत्पादन किया जाता था। दूसरी चीज यहां पर उद्योग थे। उद्योग जो मुख्य रूप से थे वो छोटे छोटे उद्योग थे। कोई बहुत बड़े कारखाने भारत में नहीं लगे हुए थे। यहां छोटे छोटे गांव स्तर पे, घर स्तर पे उद्योग हुआ करते थे, जैसे हथकरघा, हाथ से कपड़ा बुनना, हस्तशिल्प, हाथों से बहुत प्रकार की वस्तुएं उपयोग की बनाना, इस प्रकार के छोटे छोटे हाथों से चलाए जा सकने वाले उद्योग यहां पर डेवलप थे, जो ज्यादातर कृषि पे ही डिपेंड हुआ करते थे। जैसे कपास का कपड़ा बनाना, तो कपास खेती से आता है। तो यहां पर जो उद्योग थे वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित उद्योग थे। तो यहां पे कुछ उद्योग पे उन्होंने नीतियां बनाई। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर उन्होंने कुछ निवेश की नीतियां की। आगे चल करके निवेश की नीतियां की।
निवेश की नीति से मतलब है कि उन्होंने यहां पर ब्रिटेन से ला करके, जैसा कहा जाता है कि ब्रिटेन से ला करके उन्होंने कुछ पैसा भारत में इन्वेस्ट किया, निवेश किया और उसके बदले में अत्यधिक लाभ का अर्जन किया। तो वो कुछ नीतियां यहां पे कर रहे थे। और चूंकि कंपनी ने बहुत बड़ा साम्राज्य भारत में स्थापित कर लिया था, इसलिए वो यहां पर अब नौकरी भी दे रहे थे और नौकरी के माध्यम से भी लोगों की आर्थिक क्रियाओं को वो प्रभावित कर रहे थे। तो इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम कृषि की बात करेंगे सबसे पहले कि कृषि को किस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया। तो जैसा कि हमने देखा था कि 1765 से ही बंगाल में उन्हें दीवानी का कार्य मिल जाता है और दीवानी के कार्य में सबसे प्रमुख कार्य उस समय था कृषि का राजस्व वसूल करना, क्योंकि कृषि सबसे मुख्य व्यवसाय था। तो कृषि के ऊपर लगान लगाया जाता था और उस लगान को बहुत सख्ती से वसूलते थे अंग्रेज। और लगान को वसूलने के लिए उन्होंने कई तरीके डेवलप किए थे, जिसमें 3 प्रमुख तरीके थे। तो कृषि को प्रभावित करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से 2 चीजें की थी। एक तो उन्होंने भू राजस्व प्रणालियां बनाई, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था की क्लास हम पीछे ले चुके हैं, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पे हमने चर्चा की थी। वही 3 भू राजस्व की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने यहां पर डेवलप की थी। कौन कौन सी हैं? पहली थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त में क्या था? स्थायी बंदोबस्त में एक जमींदार होता था, एक इन्होंने जमींदार बनाया जो कंपनी और किसान के बीच में मध्यस्थ था और उसी को जो है कर वसूलने का ठेका दिया गया और उससे कहा गया कि जमीन का मालिक जमींदार रहेगा और जब चाहे वो किसान की जमीन को नीलाम और गिरवी रख सकता है। तो जमींदार जो था वो भूमि का मालिक होता था, भूमि का स्वामी यही था। और इस व्यवस्था में सबसे प्रमुख बात थी कि इसमें जो है लगान की दरें जो थी वो निर्धारित थी, लगान की दरें स्थिर थी, उनको बार बार घटाया या बढ़ाया नहीं जाता था। एक फिक्स कर दिया गया था कि इतना लगान जो है जमींदार से वसूला जाएगा, लेकिन जमींदार जो थे वो किसान से ज्यादा कर वसूलते थे, जैसा कि आप डिटेल में इसे पढ़ भी चुके हैं। तो स्थायी बंदोबस्त जो जमींदारी प्रथा भी कहलाती थी वो एक व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था इन्होंने रैयतवाड़ी डेवलप की। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसमें जो है किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया। इसमें जो है किसान भूमि का स्वामी होता था और सीधे किसान से ही कर वसूला जाता था, लगान, यानी कि इसमें जमींदार को बीच से हटा लिया गया। लेकिन इसमें जो है ऋण का बोझ बढ़ने लगा किसान के ऊपर और साहूकारों ने जो है किसानों की जमीनें हड़प ली थी, जिस प्रकार से अंग्रेजों के न चाहते हुए भी एक कृत्रिम जमींदारी व्यवस्था डेवलप हो गई थी। तो इसमें जो साहूकार थे, साहूकार पनप गए, आप लिख सकते हैं साहूकार पनपे, क्योंकि साहूकार किसानों को ऋण देते थे और उसके बदले में वो उनकी जमीनें बाद में खरीद लिया करते थे। तो इस व्यवस्था में भी किसानों का कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। तीसरी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने डेवलप की वो महालवाड़ी थी। महालवाड़ी पे भी हम चर्चा कर चुके हैं पीछे, और इसमें जो लगान था वो गांव के मुखिया से वसूला जाता था, गांव के मुखिया से वसूला गया। यानी इसमें कहा गया कि हम एक प्रत्येक गांव स्तर पे एक प्रमुख व्यक्ति को रखेंगे जिसको सभी गांव वाले अपना मुखिया मानते हों। महाल एक गांव का क्षेत्र होता था, उसमें कभी कभी कोई बड़ा एक गांव ही महाल हो सकता था या छोटे छोटे कई गांव मिलकर के एक महाल बन जाते थे। उस व्यवस्था को महालवाड़ी कहा गया और उसके मुखिया से पूरा कर वसूला जाता था और फिर मुखिया जो है वो पूरे गांव में छोटे छोटे किसानों से कर को एकत्रित करके संयुक्त रूप से जाके अंग्रेजों के पास जमा करता था और इस मुखिया को आगे इसको लंबरदार कहा जाता था, लंबरदार। तो इन तीनों व्यवस्थाओं में भू राजस्व को जो वसूलने की यहां पे व्यवस्था अंग्रेजों ने डेवलप की, इन तीनों व्यवस्थाओं का परिणाम यह था कि इससे गरीबी, भुखमरी, लाचारी, ऋण ग्रस्तता और किसानों की स्थिति बदहाल हुई। यानी किसानों का किसी भी प्रकार से फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कर की दरें अत्यधिक थीं, कर की दरें अत्यधिक थीं सभी में।
चाहे वो स्थायी बंदोबस्त ही रहा हो। स्थायी बंदोबस्त में तो लगान की दरें स्थिर कर दी गई थी, लेकिन चूंकि अंग्रेजों को बार बार इसे बढ़ाना नहीं था, इसीलिए पहली बार में ही उन्होंने बहुत ज्यादा कर की दरें रख दी थी। और इन दो व्यवस्थाओं में जो कर की दरें थी वो समय समय पर बढ़ाई जाती और घटाई जाती रही थी। तो यहां पे कर की दरें अत्यधिक थी और कर की वसूली बहुत सख्ती से की जाती थी। कर की सख्त वसूली होती थी। जैसा कि हमने पढ़ा था, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी प्रथा में एक सूर्यास्त का कानून बनाया था। सूर्यास्त के कानून का मतलब यह था कि जो जमींदार एक निश्चित तिथि पे सूर्य अस्त होने से पहले अपना लगान नहीं अदा करेगा, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो इस तरह कर की जो वसूली थी वह बहुत सख्त थी। अगर जमींदार से सख्ती से वसूला जाता था तो जमींदार जो है वो किसानों से और सख्ती से वसूल करता था। तो इस प्रकार से इन वजहों से परिणाम यह निकला कि जो कृषि है या कृषक है, कृषक का पतन हुआ, क्योंकि इसके द्वारा कृषक ऋण लेने पे मजबूर हुआ लगान देने के लिए। फिर उसकी खेती बिक गई क्योंकि वो ऋण को अदा नहीं कर पाया। तो उससे क्या हुआ, उससे वो बेरोजगार हो गया। कृषक का पतन हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। जिस किसान की जमीन चली गई वो बेरोजगार हो गया, तो बेरोजगारी बढ़ गई और फिर वो क्या हो गया, वो मजदूर बन गया। वो मजदूर बन गया, वो दूसरे जमींदारों की जमीनों में काम करने लगा, वो बंधुआ मजदूर बन गया, दास बन गया। इससे दास प्रथा ने भी जन्म लिया। तो इस प्रकार से आप कुल टोटल मिलाकर के कह सकते हैं कि कृषकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि कृषकों की स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई थी। और इसका कारण कौन था, इसका कारण थे अंग्रेज, क्योंकि उनकी ही इस व्यवस्था से किसान कमजोर होते चले जा रहे थे। दूसरा जो कृषि में इन्होंने हस्तक्षेप किया, इन चीजों को आप डिटेल में पिछली क्लासेस के वीडियोस में पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो उन्होंने किया वो था कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण से मतलब है कृषि का व्यापारीकरण। उन्होंने खेती में देखिए दो प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। एक होती है खाद्यान्न, यानी जो खाने के काम में आती हैं, जैसे धान, गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब फसलें क्या हैं, ये खाद्यान्न की फसलें हैं। तिलहन है, दलहन है, ये सभी। कुछ होती हैं नगदी फसलें, जिनको डायरेक्ट नहीं कंज्यूम किया जाता है, उनको व्यापारी को बेचा जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कपास की खेती, कपास को आप खा थोड़ी सकते हैं। कपास की अगर खेती आप करते हैं तो आप उससे नगद पैसा प्राप्त कर सकते हैं कपास को बेच करके। तो इस प्रकार से जैसे कपास, अफीम, जूट, चाय, इन सब चीजों की खेती पे अंग्रेजों ने फोकस किया था, जोर दिया था। क्योंकि 1813 में हमने देखा था एक चार्टर एक्ट आया था, जिसमें कि बहुत सारी कंपनियों को अनुमति दे दी गई थी भारत में व्यापार करने के लिए। और यहां से कच्चा माल उन कंपनियों को चाहिए होता था माल बनाने के लिए, क्योंकि 1813 तक आते आते ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लग गई थी सामान को तैयार करने के लिए। और उन मशीनों के लिए कच्चा माल चाहिए था। जैसे जो कपड़ा बनाने वाली मशीनें थी, उनको रेशम, कच्चा रेशम चाहिए था, कपास चाहिए थी जिससे सूती वस्त्र बनाए जा सके। तो ये रेशम, ये कपास, कच्चा माल कहां से आता था, भारत जैसे क्षेत्रों से जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो भारत से कच्चा माल प्राप्त करके वहां पर उनको जो है पक्के माल में, यानी कपड़ों में या और तैयार वस्तुओं में तैयार किया जाता था, फिर उसे भारत जैसे बाजारों में ही बेचा जाता था। तो चूंकि उनको कच्चा माल बहुत ज्यादा चाहिए था, इसलिए, और किसान इन फसलों पर ध्यान नहीं देते थे। कौन कौन सी फसलें थी, जैसे कपास, अफीम, रेशम, कच्चा रेशम, जूट, ये जो चीजें थी इस तरह की चीजों को किसान ज्यादा नहीं बनाते थे। पहले इनकी कृषि की जाती थी। इस तरह की फसलों को बोने पर अब किसान ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि जब यहां पर धीरे धीरे उद्योग का पतन हो गया था, हम देखेंगे कि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से यहां के जो उद्योग थे, जैसे कि रेशम से कपड़ा बनाने वाले लोग, सूती वस्त्र बनाने वाले लोग, जूट से तैयार करने वाली वस्तुएं बनाने वाले लोग, हाथों से जो काम करते थे भारत के लोग,
वो धीरे धीरे, चूंकि उनकी सामान नहीं बिक रही थी, ब्रिटेन से बहुत सारा सामान आ करके भारत में बिकने लगा था, जो कि मशीनों से तैयार किया जाता था, सस्ता था और देखने में भी बहुत फैंसी था। इसलिए उन वस्तुओं के सामने भारत के तैयार वस्तुएं जो थी वो महंगी हो जा रही थी और जो उद्योग करने वाले लोग थे उनको लाभ नहीं हो रहा था। इस वजह से यहाँ के उद्योग धीरे धीरे पतन की तरफ चले गए और खरीदारों की संख्या कम हो गई। अगर किसी किसान ने कपास का उत्पादन किया है तो उस कपास को खरीदने वाले अब भारतीय कम लोग रह गए थे और अंग्रेज ही एकमात्र उसके खरीदार थे। तो अंग्रेज उनको उचित कीमत नहीं देते थे, क्योंकि जब खरीदारों की संख्या कम हो जाएगी तो निश्चित तौर से आपके सामान की कीमत कम लगेगी। और अंग्रेज इसमें कई प्रकार की नीतियां भी अपनाते थे। जैसे नील की खेती के लिए उन्होंने 3 कठिया पद्धति डेवलप की थी, ददनी प्रथा का प्रारंभ किया था, जैसे कि ददनी प्रथा भी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे एडवांस पैसा दे करके बाद में नकदी फसलों की खेती कराई जाती थी। नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिसमें कि कहा जाता था कि आप अपने भूमि के एक निश्चित भाग में नील की खेती जरूर करेंगे, और वो भाग जो सबसे उपजाऊ होता था, क्योंकि नील अंग्रेजों को बहुत लाभ प्रदान करने वाले जो है कृषि का कच्चा माल था। यहां से नील ले जाके वो ब्रिटेन ले जाते थे उसको। तो इस प्रकार से कृषि के इन उत्पादनों में कृषक रुचि नहीं लेता था, क्योंकि इनको पैदा करने के लिए पहले प्रारंभ में अत्यधिक पूंजी भी चाहिए। कपास की खेती, अफीम की खेती, इनको करने के लिए सबसे शुरुआत में ज्यादा पैसा भी चाहिए होता था। तो वो पैसा साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, और बाद में जब वो ऋण नहीं चुका पाते थे तो उनकी भूमि बिक जाया करती थी। इसलिए कृषक जो थे वो इन खेती की तरफ ध्यान नहीं देते थे। इसलिए अंग्रेजों ने कुछ ऐसे नीतियां डेवलप की जिसके द्वारा कृषकों को मजबूर किया जाता था कि वो नकदी फसलों का उत्पादन करें, क्योंकि अंग्रेजों को इससे फायदा होता था। इसमें जैसे चाय है, चाय का है, काफी है, ये भी जो है अंग्रेजों ने यहां पर उत्पादन प्रारंभ करवाया था। अफीम की खेती जबरदस्ती करवाते थे। अफीम की खेती भी यहां इसलिए करवाते थे ज्यादा मात्रा में, क्योंकि अंग्रेज जो है ये अफीम चीन में सप्लाई करते थे, और चीन से इस अफीम के बदले में वो चाय प्राप्त करते थे, और चाय की कीमत चीन को ना अदा करनी पड़े, इसके बदले में वो भारत से अफीम को ले जाकर के चीन में देते थे, उसके बदले वो चाय ले लेते थे। इस प्रकार से उनका एक बहुत लाभकारी बिजनेस चलता रहता था। तो इस कृषि के वाणिज्यीकरण की वजह से यहां पर अंग्रेजों ने कृषकों की दशा में कोई भी सुधार नहीं किया, बल्कि उनकी स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई। वो ऋण में फंस गए, उनके कृषि की बिक्री हो गई, वो भूमिहीन हो गए, कृषि का पतन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और वो मजदूर बन गए। यानी इस वाणिज्यीकरण का भी परिणाम यही निकला जो भू राजस्व व्यवस्था की वजह से निकला था। अब बात करते हैं उद्योग की। उद्योग में यहां पर 2 चीजें की गई। उद्योग में 2 चीजें यहां पर अंग्रेजों ने नीतियां बनाई, जिसकी वजह से उद्योग 2 तरह से प्रभावित हुआ। एक तो यहां पर कच्चे माल का निर्यात किया गया, कच्चे माल का निर्यात, और तैयार माल का ब्रिटेन से आयात किया गया। तैयार माल का आयात, देखिए यह नीति इसलिए लाए थे क्योंकि ब्रिटेन में जो है बहुत सारी फैक्ट्रीज, कारखाने स्थापित हो चुके थे और उनको कच्चा माल चाहिए था। तो कच्चा माल भारत में कपास, जूट, अफीम, ये सारी चीजें यहां से कच्चा रेशम निर्यात कर दी जाती थी रेलवे के द्वारा बंदरगाहों पे ले जाकर के, और इसे ब्रिटेन भेज दिया जाता था। और ब्रिटेन में वहां पर रेशम से रेशमी वस्त्र, कपास से सूती वस्त्र, जूट से जूट के तमाम सारी वस्तुएं बनती थीं, और इस प्रकार से वहां कारखानों में माल तैयार होता था। और उस माल को बेचने के लिए वापस भारत जैसे देशों में, यानी भारत में तैयार माल का आयात किया जाता था, और यहां के बाजार को ब्रिटेन के बड़े बड़े कारखानों में बने हुए सामान से पाट दिया गया। इसका परिणाम क्या निकलेगा? कच्चा माल आपके देश से चला गया, यानी कि यहां का जो उत्पादक है वो सिर्फ कच्चे माल का उत्पादक बनके रह गया यहां का किसान, और उसे अपनी कृषि का भरपूर फायदा नहीं मिला, क्योंकि कच्चे कपास की, कच्चे रेशम की कीमत कम है। अगर वही किसान उससे आगे वस्त्र और चीजें तैयार करता तो उसको भरपूर फायदा मिलता,
उद्योग करता, लेकिन वो सिर्फ कच्चे माल का उत्पादक बन के रह गया और वो कच्चा माल ब्रिटेन भेजा गया, वहां से तैयार वस्तुएं आकर के मशीनी वस्तुएं भारत में भर दी गई और इसका परिणाम यह निकला कि उद्योगों का पतन हो गया। उद्योगों का पतन हो गया क्योंकि यहां के जो लोग हाथों से वस्तुएं बनाते थे उनकी वस्तुएं अब बिक नहीं रही थीं। उसके दो कारण थे, ना बिकने के दो कारण थे। उद्योगों का पतन दो तरीके से हुआ। एक तो जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी वो सस्ती पड़ती थीं। ब्रिटेन की वस्तुएं सस्ती पड़ती थी क्योंकि वो मशीन से बनी हुई थी और उनमें जो कच्चा माल भी लगाया गया था वो भारत जैसे देशों से खरीदा गया था बहुत कम कीमत पे। यहाँ के किसानों को मजबूर करके कम कीमत पे खरीदा गया माल था और उससे मशीनों से जो तैयार वस्तुएं थी वो भारत में हाथ से बनी वस्तुओं से ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती थी और कीमत में भी कम थी। इसीलिए ब्रिटेन की वस्तुएं यहां जब पाट दी गई और यहां की चीजों पे टैक्स लगा दिया गया, यानी दो तरीके से प्रभावित किया गया। एक तो ब्रिटेन की वस्तुएं यहां पर लाके पाट दी गई जिससे यहां के उद्योग का पतन हुआ और दूसरी चीज भारतीय वस्तुओं पे टैक्स लगा दिया गया अत्यधिक। भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगा दिया गया, अत्यधिक कर। यानी अगर भारत की वस्तुएं इंग्लैंड में ले जाकर के कोई व्यापारी बेचना चाहता था तो उस पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया जाता था। इस कर की वजह से उसकी वस्तुएं महंगी हो जाती थी ब्रिटेन की वस्तुओं की अपेक्षा। तो चूंकि जब वो महंगी हो जाती थी इस वजह से उनके वस्तुओं की बिक्री कम हो जाती थी और धीरे धीरे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। उदाहरण के लिए कितना टैक्स लगा दिया जाता था, जैसे भारत में मलमल था, मलमल है, सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र, रेशम, रेशमी वस्त्र जो है, रेशमी वस्त्र, इन पे जो है टैक्स जो लगाया गया ब्रिटेन में, मलमल पे लगाया गया 27% टैक्स, सूती वस्त्रों पे 71% तक का टैक्स लगा दिया गया और रेशमी वस्त्रों पर 90% तक का टैक्स लगा दिया गया। यानी भारत की बनी वस्तुएं जो रेशमी वस्त्र थे उन पे 90% का टैक्स लगा दिया गया। यानी 100 रुपए की वस्तु 190 रुपए की वस्तु हो गई, जिसकी वजह से उनकी बिक्री कम हो गई। और जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी उन पे 2.5% से लेकर के 3.5% तक ही टैक्स लगाया जाता था, जिससे वो वस्तुएं सस्ती रहती थी। अगर 100 रुपए की वस्तु है उस पे 3.5 रुपए टैक्स लगाया गया तो 103 रुपए 50 पैसे की वस्तु हो गई। और जो भारत की वही वस्तु रेशमी वस्त्र है वो 190 रुपए का हो गया। तो कौन सी ज्यादा बिकेगी? ब्रिटेन की वस्तु ज्यादा बिकेगी। और यही अंग्रेजों की नीति थी कि भारत के लोग अपना जो उद्योग है वो बंद कर दें और हमारे उद्योग से बनी हुई चीजों को सिर्फ खरीदें और भारत के लोग जो है वो सिर्फ कच्चा माल तैयार करें जिससे कि हमारे कारखाने चल सके। तो यहां पर हम देखेंगे किस प्रकार से भारत से सिर्फ कच्चा माल का दोहन किया गया, यहां से खनिजों का निर्यात किया गया, यहां से कपास, रेशम, जूट, चाय, काफी, हर एक चीज को जो है यहां से निचोड़ लिया गया और उसको ब्रिटेन में ले जाकर के उसको कारखानों में डेवलप किया गया, सामान तैयार किया गया और उस सामान को ला करके भारत की बाजारों में पाट दिया गया, जिससे भारत के उद्योग जो है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से भी वही परिणाम हुए, बेरोजगारी बढ़ी और लोग मजदूर बन गए, क्योंकि जो पहले अपने घर में छोटा सा उद्योग चलाते थे उनका उद्योग बंद हो गया, खेती उनके पास नहीं थी ज्यादा और खेती में भी कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं हो रहा था, जिससे कि उनके पास मजदूरी करने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। इस वजह से ये सभी कारण जो है वो लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना पैदा कर रहे थे, एक क्रोध को जन्म दे रहे थे, जो आगे 1857 में हमें दिखाई पड़ता है। चलिए बात करते हैं निवेश की। तो निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, क्या अंग्रेज भारत में कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे? तो बिल्कुल कर रहे थे। जैसे कि रेलवे में हम देखेंगे कि यहां पे रेलवे, डाक, तार, बैंकिंग व्यवस्था में बैंकिंग है, बीमा है, इन सब क्षेत्रों में अंग्रेज यहां पर पैसा लगा रहे थे। जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उस पे वो अत्यधिक लाभ ले रहे थे, क्योंकि लाभ की गारंटी भी उनको दी जा रही थी। जैसे कि अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में जो है 5% लाभ की गारंटी दे रही थी कंपनी, लाभ की
गारंटी ब्रिटेन के द्वारा दी जा रही थी पूंजीपतियों को कि अगर रेलवे में आप पैसा लगाएंगे तो 5% का लाभ गारंटेड आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से रेलवे के विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो रेलवे जैसी चीजों में जब 5% लाभांश की गारंटी दी जा रही थी, जिससे कि वहां के पूंजीपतियों ने बहुत सारा पैसा भारत में रेलवे, डाक इत्यादि में इन्वेस्ट किया और उससे अत्यधिक लाभ निकाला गया, क्योंकि उनको रिटर्न करना था। तो कंपनी ने यहां अत्यधिक शोषण किया। तो कंपनी ने यहां पर इन चीजों के माध्यम से भी भारत के धन को इंग्लैंड भेजने में मदद की। यानी कि ये जितना भी पैसा अंग्रेजों के पास जा रहा था, इसमें से अधिकतर पैसा वो ब्रिटेन भेज रहे थे। यानी भारत से जो कर की वसूली की जा रही थी, भारत से जो रेलवे, डाक तार, बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से लाभ अर्जित किया जा रहा था, वो पैसा यहां नहीं लगाया जा रहा था, वो पैसा ब्रिटेन भेजा जा रहा था और ब्रिटेन में उस पैसे का सदुपयोग किया जा रहा था। और वही पैसा, उसी में से तमाम पैसा वापस आकर के भारत में फिर निवेश किया जा रहा था। यानी भारत सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जिसको हर तरीके से शोषित किया जा रहा था। दादा भाई नौरोजी ने इसको धन बहिर्गमन का सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इस पे हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे धन बहिर्गमन पे, जब आर्थिक जो है इतिहास पढ़ेंगे। तो बाद में उन्होंने इसको दर्शाया है कि किस प्रकार से इन सब चीजों के द्वारा ब्रिटेन में बहुत सारा पैसा भारत का भेजा गया, यानी धन को बाहर भेजा गया, धन बहिर्गमन। उन्होंने इसे अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा है। इस पे भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कृषि, उद्योग और निवेश के माध्यम से भारत के लोगों का शोषण किया जा रहा था। और यहां पर हम देखें नौकरी। अब अगर आप सोचें कि नौकरी दी जा रही थी, इससे लोग कैसे संतुष्ट हो गए, तो नौकरी में वेतन में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था। यह भी एक आर्थिक पक्ष है। तो नौकरी में क्या किया जा रहा था? वेतन में भेदभाव। भारत के लोगों को अच्छे पदों पे नहीं रखा जा रहा था, और यदि एक समान पद पे कोई अंग्रेज और कोई भारतीय है तो उनको एक समान वेतन नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से यह भी एक आर्थिक असंतुष्टि पैदा कर रहा था लोगों के अंदर, जिससे अंग्रेजों के प्रति उनके मन में बैर भावना जन्म ले रही थी। और एक पक्ष पे और हम बात करेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है नौकरी के अलावा। एक है कला एवं संस्कृति। कला और संस्कृति पक्ष जो है ये भी हम देखेंगे। इसका आर्थिक पहलू हम देखेंगे, किस प्रकार से कला एवं संस्कृति का जो आर्थिक पहलू था उसको अंग्रेजों ने प्रभावित कर दिया। अंग्रेजों की नीतियों से हमने देखा कि यहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, उद्योगपति थे, वो सब गरीबी की रेखा में आ गए थे। यहाँ के जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे, जो नवाब थे, जो शाही खानदान थे, वो सब खुद अंग्रेजों की पेंशन पे जी रहे थे। और वो लोग कला को बहुत महत्व दिया करते थे। जो नवाब थे, जो राजा थे, जो राजसी परिवार थे, वो लोग कलाकारों के जीवन यापन के लिए पैसा दिया करते थे। आप बताइए हमें, जैसे कि किसी राज्य में कोई बहुत अच्छा नर्तक है, कोई बहुत अच्छा गायक है, कोई चित्रकार है, कोई विशेष कला का ज्ञानी है, तो क्या गरीब लोग उसकी कला का पैसा देते थे? नहीं। राजे महाराजे लोग जब उसकी कला को देखते थे, कोई चित्रकार के चित्र देखते थे, तो उसको वो इनाम पुरस्कार दिया करते थे, जिससे कलाकारों के भी जीवन का यापन होता रहता था। लेकिन यहाँ पर अब वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति आते आते ज्यादातर राजसी परिवार खुद अंग्रेजों की पेंशन पे जिंदा हैं, तो फिर वो कलाकारों को क्या पुरस्कार देंगे? तो इस प्रकार से जो बहुत बड़ी जनसंख्या कलाकारों की थी, जिसमें नर्तक थे, गायक थे, चित्रकार थे, वाद्य यंत्र बजाने वाले थे, उनको अब ज्यादा कस्टमर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ जो किसान हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको अपने ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो कला को क्या महत्व देंगे? तो इस प्रकार से कलाकार भी बेरोजगार हो गए। यहाँ पर जो कलाकार हैं वो बेरोजगार हो गए, तो वो भी कहाँ गए? वो भी मजदूरी की तरफ बढ़े और उनकी भी स्थिति बेगारी की तरफ बढ़ गई। तो इस प्रकार से वो लोग भी अंग्रेजी सत्ता से बैर मान रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कृषक, उद्योग के लोग, आम जनता, नौकरी करने वाले लोग, कलाकार लोग, यानी समाज का हर तबका, हर वर्ग अंग्रेज की नीतियों से प्रभावित था, और वो किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक सोच को जन्म दे रहा था अपने अंदर। और वही नकारात्मक जो सोच है वो 1857 में आकर के वो क्रोध
फूट जाता है। जब कुछ विद्रोह सैनिकों के द्वारा शुरुआत की जाती है तो सभी उसी में कूद पड़ते हैं, न केवल किसान, सैनिक, व्यापारी, नौकरी करने वाले लोग, बहुत सारे लोग उसमें जो है उस 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आर्थिक कारण हैं, ये वो कारण हैं जिन्होंने लोगों के आर्थिक पक्ष को प्रभावित किया था, जिसकी वजह से वो अंग्रेजी सत्ता से असंतुष्ट थे। किसी भी देश की जनता को जो आर्थिक कारण होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहां पर आज की क्लास में हमने आर्थिक कारणों पे चर्चा की, और यदि मेंस में इसमें कोई क्वेश्चन लिखने को आता है तो मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर से आप इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगली बेहतर क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे धार्मिक एवं सामाजिक और सैनिक कारणों पे। तब तक के लिए धन्यवाद।